हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलराइट, सो देखिए अभी तक जो है हम इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं कि एटम क्या होता है, हम किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि हम किसी भी एलिमेंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सो ये चीज़ें जो हैं डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। सो आप हमारे चैनल ग्लोबल बोर्ड्स पर जाकर हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है एटॉमिक मास। आइए देखते हैं आखिर ये एटॉमिक मास होता क्या है, हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं एंड हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, निकालते हैं। सो सबसे पहले हम या अपने पेन को सेट कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, सो क्या होता है एटॉमिक मास। देखिए डाल्टन जो थे, डाल्टन वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने मैटर के नेचर के बारे में जो है कुछ हमें डिफ़ाइन करने की, कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। सो डाल्टन जो हैं उन्होंने अपनी थियरी में बताया कि कोई भी मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स बोलते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा था ना डाल्टन्स की थियरी में। सो उन्होंने कहा कि जो ये एटम्स होते हैं, हर एटम का अपना एक डेफिनेट मास होता है, हर एटम का अपना एक द्रव्यमान होता है। वही सारा छोटा छोटा एटम जो मिलके ये मैटर बनाता है, सो उन्हीं के जो छोटे छोटे एटम्स के जो ये द्रव्यमान होते हैं, जो उनका मास होता है, वही मिलके एंड सम अप होके एक पूरे मैटर का जो है वो मास तैयार करता है। सो यही है आपका एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास जो है अगर हम बात करें तो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी का सबसे रिमार्केबल कॉन्सेप्ट रहा है, बिकॉज एटॉमिक मास इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। सो हमारा फर्स्ट जो फैक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट, द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ Dalton's theory, Dalton's atomic theory, Dalton's atomic theory। सो एटॉमिक मास जो है वो डाल्टन की एटॉमिक थियरी का सबसे ज़्यादा रिमार्केबल कॉन्सेप्ट रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो उन्होंने ये बोला था कि हर एक एलिमेंट जो होता है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम मतलब डाल्टन, अकॉर्डिंग टू हिम each element had a characteristic mass। तो हर एक एलिमेंट जो होता है उसके पास अपना एक मास होता है, अपना एक द्रव्यमान होता है ना। अब देखिए क्या होता है कि एटॉमिक मास जो है किसी भी मैटर का, किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि वो जो है उस भाई देखिए जो भी चीज़ें हम डेली यूज़ में ला रहे हैं उसमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ मास एंड एनर्जी का लॉस एंड गेन होता रहता है। लॉस एंड गेन का मतलब ये नहीं है कि डिस्ट्रॉय एंड प्रोड्यूस होती रहती है, ऐसा नहीं है, वो एक दूसरे के फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम एटॉमिक मास निकालने की जगह हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, है ना। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब होता है कि हम उसको जो है किसी एक दी गई चीज़ के, किसी दी गई एक मैटर के सापेक्ष जो है किसी दूसरे मैटर का मास निकालते हैं, इसको जो है हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। सो क्या हम लिखेंगे आगे, that measuring atomic mass is a very difficult task. Measuring atomic mass is a very difficult task. Once again, very difficult task. So we determine
So we determine relative atomic mass, relative atomic mass। एंड इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो है हमारा कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, जो कि हमने कल भी जाना था, बाय यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि हम जो हैं यहाँ पर केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ को यूज़ करके जो है यहाँ पर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। अब देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर एक लाइन में लिख देती हूँ, दैट रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज़ द मास ऑफ वन थिंग with respect to any other thing। अब मैंने यहाँ पर थिंग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये अगर हम रिलेटिव मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहीं पर भी यूज़ करेंगे, सो हम रिलेटिव वर्ड को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो जो है किसी और चीज़ के रिस्पेक्ट में जो है हम मास निकाल रहे हैं। या हम यहाँ पर थिंग को हटा करके एटम लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू एन अदर एटम। सो ये होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें सो हम देख सकते हैं कैसे। मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल में ले लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखिए हमारे पास हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है एंड एक ऑक्सीजन है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16, है ना। तो जब हम इसका अगर हम सिंपल मास रेशियो निकालें तो ये हमारा आता है 3:4, है ना। 3:4 इसका आता है मास रेशियो। अब 3:4 मास रेशियो आने का क्या मतलब है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बता रहा है कि हर 3 ग्राम कार्बन जो होता है वो हमारा रिएक्ट करता है 4 ग्राम ऑक्सीजन से, ताकि वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना सके। सो इसका मतलब ये है दैट 3 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि अब देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात आया है, जो रेशियो आया है वो 3:4 का आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्बन का हर 3 ग्राम जो है वो हर 4 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है ना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो कार्बन जो होता है वो अपने मास के 4/3 यानी कि 4/3 टाइम्स जो होता है ऑक्सीजन के मास से रिएक्ट करता है। ये लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कार्बन जो है वो आपका अपने मास का 4/3 टाइम्स जो है वो ऑक्सीजन के मास से रिएक्ट करता है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी, तो इसको जो है हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे इसको, दैट कार्बन कंबाइन करता है combines with 4/3 times its mass of oxygen। अब हम इसको एक सिंपल सी कैलकुलेशन से देख सकते हैं किस तरीके से, कि हमने देखा है कि कार्बन का मास कितना था, एटॉमिक मास 12 ग्राम था, है ना। हमने यहाँ पर लिखा है कि कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स मास। सो 12 का 4/3 टाइम्स कितना होगा जा कर के 4, है ना, तो 16 ग्राम इस तरीके से। यानी कि अगर हमने एक कार्बन का एटम लिया है तो वो अपने मास के 4/3 टाइम्स
जो कि 16 ग्राम है, इतनी ऑक्सीजन के साथ पूरा रिएक्ट करके जो है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा, है ना। अब हमें ऐसे ही हमें जितने मॉलिक्यूल्स या जितने भी एटम्स हमें कार्बन मोनोऑक्साइड के चाहिए हैं, हम उसी हिसाब से इसमें और इस मास में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे वैसे वैसे ही हमारा जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके जो है मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम एक रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज़ करके हम ये पता कर लेते हैं कि हमने रिएक्टेंट कितना लिया है और उससे जो है हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, है ना। तो आई होप कि आपको जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास का एंड एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो अब जो है अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जो कि है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट क्या है इसको हम अभी अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। इसको जो है हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसको AMU से लिखते हैं। एटॉमिक का A ले लिया, मास का M ले लिया एंड यूनिट का U ले लिया। सो इसको जो है हम शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं। बट IUPAC क्या है? ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री में कौन से रूल्स यूज़ होंगे, किस चीज़ को किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो यही जो है डिफ़ाइन करता है। सो AMU जो है उसे IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को AMU ना लिख करके उसने कहा है कि हम इसको जो है सिर्फ U से लिखें, यानी कि सिर्फ यूनिट से लिखें। बट हम स्टिल अभी भी जो है हम इसको AMU से ही डिनोट करते हैं। बट या नियम की अगर हम बात करें, लॉस की बात करें तो यहाँ पर U से डिफ़ाइन करना चाहिए। सो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इसकी हम किस तरीके से डेफिनेशन देते हैं वो सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर हम इसको समझते हैं, है ना। सो 1 AMU इज़ अ मास यूनिट। 1 AMU is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one carbon atom। तो एक AMU जो होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? एक एटॉमिक मास यूनिट वो यूनिट होती है जो कि एक कार्बन एटम के मास के 1/12 भाग के बराबर होती है। कैसे? जैसे हम एक एटम जो कार्बन का होता है, 1 कार्बन एटम, इसका मास कितना होता है? इसका मास हमें पता है कि 12 ग्राम होता है ना। अब 12 ग्राम का 1/12वां भाग, 12 ग्राम का 1/12 पार्ट, सो ये आ जाता है हमारा 1 AMU। अब यहाँ पर हमने कार्बन को यूज़ करा है, बट इससे पहले जो है साइंटिस्ट ने सोचा था कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है काफ़ी रिएक्टिव मेटल है एंड वो काफ़ी सारे मतलब चीज़ों के साथ रिएक्ट कर लेती है एंड काफ़ी अबंडेंट भी होती है अर्थ पर। बट ज़्यादा एक्यूरेटली जब सोचा गया तो हमने जो है कार्बन को यूज़ करा कि यहाँ पर जो है हम कार्बन को यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमने जो यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करी थी वो इसी कार्बन एटम का जो मास होता है, कार्बन एटम का जो मास होता है इसी से रिलेटिव जो है हम एटॉमिक मास निकालते हैं और उसी को जो है हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं, है ना। सो इस तरीके से जो है चीज़ें काम करती हैं। सो अगर हम यहाँ पर अब रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में लिखना चाहें सो हम क्या लिखेंगे? दैट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस, द रिलेटिव एटॉमिक masses of all elements have been found
have been found with respect to an atom of कार्बन 12। अब कार्बन 12 लिखने का मतलब है कि देखिए बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोबार्स होते हैं, कार्बन के भी होते हैं। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर कार्बन 12 को लिखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें पता हो कि हम किसी भी एलिमेंट के किस आइसोटोप की बात कर रहे हैं, है ना। So the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12। यानी कि हम जब भी किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात कर रहे होते हैं तो वो एटॉमिक मास हम इस कार्बन 12 के एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट रिलेटिव एटॉमिक मास। यू गेट दैट? या सो इस तरीके से जो है हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकालते हैं, यानी कि हम जो है किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एक जो रियल एटॉमिक मास है वो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। हम क्या करते हैं, हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं एंड देन अगर हमें उसका एटॉमिक मास निकालना होता है तो हम उसको जो है जस्ट AMU से मल्टीप्लाई कर देते हैं। AMU जो होती है इसकी एक वैल्यू होती है। सो 1 AMU आपका 1 सेकेंड, इसको एक तड़कते भड़कते कलर से लिखते हैं। सो 1 AMU इज़ इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। एक AMU जो होता है वो हमारा इतने ग्राम्स के बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस का 24 ग्राम होता है। सो 1 AMU वैल्यू जो होती है वो आपकी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने आपको किसी एलिमेंट का मास दिया, मान लीजिए मैंने बोल दिया कि ये जो है आपका 2 AMU मास का है। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताइए कि इसका मास जो है ये ग्राम्स में कितना है, ये एलिमेंट ग्राम में कितना मास रखता है। सो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पर AMU की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। ऑलराइट, सो इस तरीके से जो है AMU एंड एटॉमिक मास यूनिट का खेल होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एटम के मास की तो बात कर ली, एटॉमिक मास हमने देख भी लिया हम किस तरीके से निकालते हैं। एलिमेंट्स के हम सिंबल्स भी पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से सिंबल्स जो होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। अब हमारी बात आती है कि एटम जो होता है वो आखिर रहते कैसे हैं, मतलब किस स्थिति में, किस सिचुएशन में, किस, है ना, कि वो किस तरीके से मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अब हमने जो है जब पहले हमने पढ़ा था तो हमने ये जाना था कि एटम्स जो होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो आपके एक दूसरे के साथ जुड़कर बॉन्ड बनाकर ही पाए जा सकते हैं। कोई एटम आपको ऐसे एकदम बेफिक्रा घूमता हुआ, खुला घूमता हुआ ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। सो वो एटम्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ एग्रीगेट होके रहते हैं। सो अब हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि आखिरकार जो एग्जिस्टेंस है एटम की वो किस तरीके से होती है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, किस तरीके से आखिर ये मैटर में पाए जाते हैं। क्या ये ऐसे मतलब खुले ऐसे घूमते रहते हैं, बड़ी यार इनकी मस्त लाइफ है, बट ऐसा नहीं होता है, हमें ये ऊपर से लगता है, ठीक है। सो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है एटम्स पाए जाते हैं। सो देखिए एटम्स जो होते हैं काफ़ी सारे एलिमेंट्स में इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो या तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं या फिर आयंस बना लेते हैं, है ना, या फिर मॉलिक्यूल या आयन, ये दो फॉर्म जो हैं इसमें एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। सो एटम्स ऑफ most elements can't exist independently so they form molecules and
मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। अब ये मॉलिक्यूल्स एंड आयंस क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में जानेंगे, बट अभी इस टॉपिक की बात करते हैं कि एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है मॉलिक्यूल्स एंड आयंस के रूप में रहते हैं। एंड ये जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं, और हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, और ये जब एक लार्ज नंबर पर जुड़ जाते हैं तब जो है ये मैटर बनाते हैं, जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम फील कर पाते हैं, जिससे हम कुछ काम कर पाते हैं। सो दीज एग्रीगेट का मतलब है कि ये एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर, है ना। सो ये जो होते हैं इस तरीके से जो है हमारा मैटर बनता है। एंड एटम जो होते हैं वो सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी भी मैटर के लिए। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चंस आपके ये एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उनको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डिफ़ाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट को आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, इसकी हमने अभी सिंपल सीधी जो है इसकी हमने डेफिनेशन अभी देखी है, दैट एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू exactly 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12। ये कार्बन 12 लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ कि आप जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करें एग्ज़ाम में, तो जो भी आपके उस आंसर में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर कार्बन 12 जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको हाईलाइट करने की जगह अगर आप इसको, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर ये ब्लू पेन से लिखा है, तो अगर आप इसको इसे जो है अगर आप ब्लैक पेन से इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती हैं एग्ज़ामिनर पर, क्योंकि उसका ध्यान जो है सीधा आपके इस वर्ड पर जाएगा, तो वो यही देख लेता है कि हाँ इस बच्चे ने इस वर्ड को मेंशन करा है आंसर में। सो दैट विल बी गुड फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दैट वाई वी कैन नॉट सी एटम विद नेकेड आईज। वाई वी कैन नॉट सी एटम विद नेकेड आई। अब ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। हम क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, इतने छोटे होते हैं कि हमारी जो आँखें हैं वो उनको नहीं देख पाती हैं। अब यहाँ पर जो है इस आंसर को लिखेंगे, अगर आप यही लिख देंगे कि वो काफ़ी छोटे होते हैं हम उनको नहीं देख पाते हैं, सो ये काफ़ी सिंपल आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप कोशिश करें तो आप जो है एटम की रेडियस को यहाँ पर लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे जो है आपके आंसर में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये एग्जामिनर को ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। सो आप लिख सकते हैं दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स of radius 10⁻⁻10 meter. These are very small, so we cannot see them with naked eyes. ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है जब आप किसी क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो एग्ज़ामिनर पर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। सो ये चीज़ें हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो
डाल्टन ने सबसे पहले अपनी थियरी में यूज़ करा था। एंड हम जो है एटॉमिक मास सीधे निकालने के बजाय हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे लिए निकालना। ये जो होता है ये हम हमेशा किसी दूसरे एटम के मास के रिलेशन में निकालते हैं, यानी कि उसके सापेक्ष निकालते हैं, है ना। एटॉमिक मास यूनिट जो होती है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखते हैं। एंड एक AMU जो होता है वो एक मास यूनिट होती है जो कि इक्वल होती है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। एक AMU जो होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम्स। सो जब भी हमें जैसे 2 AMU को अगर हमें ग्राम में चेंज करना है तो हम इसको सिंपली इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम में जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादातर एलिमेंट्स में इंडिपेंडेंटली नहीं पाए जाते हैं। सो वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या आयंस बना लेते हैं और उन्हीं के रूप में रहते हैं। एंड ये जो मॉलिक्यूल्स एंड आयंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और ये मैटर बनाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा मैटर तैयार होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर जो है हमारा ये क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पर जो है आप रेडियस को और 10⁻⁻10 मीटर को इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है आपका जो आंसर है वो ज़्यादा रेलिवेंट हो जाता है एंड ज़्यादा उसमें आपने कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ भी ऐड करे हैं, जिससे एग्ज़ामिनर को लगता है कि हाँ आपने सच में फैक्ट्स पर काम करा है। जो भी आपने थियरी पढ़ी है उसमें आपने फैक्ट्स को लेकर के काम करा है। सो इट विल बी गुड। सो इससे जो है मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं तक था। आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। थैंक यू। बाय।